हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड करा था टाइप ऑफ इंसुलिन, उसके अंदर हमने देखा था शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। कौन से टाइप के इंसुलिन का क्या ऑनसेट ऑफ एक्शन है, क्या उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, कब उसका पीक एक्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने लर्न करा था। जो आज हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज इंसुलिन थेरेपी। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, आज इसी सीरीज में जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दैट इज इंसुलिन थेरेपी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आजकल अपने इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं, या बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे जिनको आपको इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करनी है एज ए डॉक्टर। तो कौन से पेशेंट को कितना इंसुलिन देना है, आपको कौन से इंसुलिन का क्या काम है अपने बॉडी में, कैसे वो अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, कब देना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में देना है, लंच में देना है, डिनर में देना है, और लास्ट में अपन इंसुलिन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कहाँ अपने को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लर्न करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर पेशेंट आल्सो, जो पेशेंट इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन नॉर्मल इंजेक्शन की तरह नहीं है कि आपने एक दर्द का इंजेक्शन डाइक्लो लगा लिया या कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ऐसा नहीं है। इसके बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, बंदे की जान जा सकती है अगर उसको प्रॉपर उसके बारे में पता नहीं है। आपने इंजेक्शन लगा लिया, खाना नहीं खाया, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इंसुलिन थेरेपी। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, इंसुलिन थेरेपी में जब भी आपको कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको उसको इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले कितना इंसुलिन देंगे उसको, तो उसका जो कैलकुलेशन है दोस्तों 0.6 यूनिट पर केजी बॉडी वेट, उसकी जो डेली डोज है इंसुलिन की, तो यूजुअल डेली डोज या रिक्वायरमेंट बोले ऑफ इंसुलिन इज 0.6 यूनिट पर केजी बॉडी वेट। तो हम पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसका इंसुलिन का डोज कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। अगर किसी पेशेंट का 60 केजी वेट है तो हम उसको कितना इंसुलिन देंगे। दोस्तों, अगर 60 केजी वेट है तो हम 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसका डोज कैलकुलेट करें तो दोस्तों 36.0 मीन्स 36 इंटरनेशनल यूनिट उसको टोटल डोज या टोटल इंसुलिन रिक्वायरमेंट डेली चाहिए। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पेशेंट के लिए भी बेनिफिट है कि आप अगर डोज कैलकुलेट करना चाहते हो, पर मैं अब अगर पेशेंट की बात करी है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी जो बॉडी वेट डोज है, ये किताब के हिसाब से बिल्कुल एकदम कहते हैं आइडियल है, लेकिन जो हम जनरल प्रैक्टिस में यूज करते हैं वो इसे काफ़ी कम करते हैं, 0.2 to 0.3 इंटरनेशनल यूनिट ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली पेशेंट को इतना वो नहीं होता है। कई बार पेशेंट को इतना मतलब इंजेक्शन लगा लिया लेकिन खाना नहीं खा पाया, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में ना जाए, इसलिए हम बहुत ही मिनिमम से मिनिमम डोज देते हैं। तो मिनिमम कितना 0.2 to 0.3 इंटरनेशनल यूनिट ही देते हैं इन जनरल प्रैक्टिस, बट जो अपनी किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से इतना डोज अपने को देना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ हैं, अपन पेशेंट के हिसाब से देते हैं, क्योंकि अपन बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि इलिटरेट भी हैं और इतना ज़्यादा समझते नहीं है, बस इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने दिया है तो वो यूज करते रहते हैं उसको। तो पहले से ही अपन उसको सोच के चलते हैं कि थोड़ा सा कम डोज में ही दें। अगर पेशेंट कभी कोई अपना मील या खाना मिस कर दे तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया इतना जल्दी ना हो। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो अभी तो अपन समझते हैं कि 0.6 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपन उसको देते हैं। अब दोस्तों, जो हमने डोज कैलकुलेट किया, जो 36 इंटरनेशनल यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया, आउट ऑफ दिस टोटल रिक्वायरमेंट
इसका 2/3 मतलब इसका 2/3 हम मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं। मतलब इसका 2/3 कितना हुआ 24, और इसका जो 1/3 है 12, वो कब देते हैं दोस्तों, बिफोर डिनर देते हैं। मतलब आपने टोटल डोज कैलकुलेट करी, 36 यूनिट बंदे को चाहिए 60 किलो के बंदे को, इसमें से 24 जो यूनिट है वो हम मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट देंगे, और जो 12 यूनिट है 12 यूनिट है उसको हम बिफोर डिनर देंगे। आगे देखते हैं। अब ये तो हमने डोज देखी, अब कौन से टाइप का इंसुलिन देंगे मॉर्निंग में और कौन से टाइप का इंसुलिन देंगे इवनिंग में या डिनर के टाइम पे, अब हम ये देखेंगे। तो दोस्तों आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, जब भी आपने इंसुलिन यूज करा होगा कभी, या जो पेशेंट कर रहे होंगे, या कई आपने डॉक्टर साहब ने, जो भी मेडिकल ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने देखा होगा इंसुलिन इंजेक्शन है 30-70, ये सब जानते हैं 30-70। लेकिन इस 30-70 का क्या मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाई 30-70, 30-70 का क्या मतलब है। और मॉर्निंग में जो अपन इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का वो 30-70 देते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं कि ये 30-70 क्या है और इसको कैसे देते हैं और इसका क्या काम है। तो दोस्तों 30-70 का मतलब ये है कि जो हमने टोटल डोज कैलकुलेट करी, 2/3 जो हम देने वाले हैं पेशेंट को मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, उसका 1/3 रेगुलर इंसुलिन होता है और 2/3 एनपीएच इंसुलिन होता है। तो जो ये 2/3 30% है ये रेगुलर इंसुलिन है, 70% एनपीएच इंसुलिन है। मतलब हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो इंसुलिन देते हैं वो मिक्स्ड इंसुलिन देते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी 30% रेगुलर इंसुलिन होता है और 70% एनपीएच इंसुलिन होता है। रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है, एनपीएच इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 30-70 क्या है, ये मिक्स्ड इंसुलिन है। इसके अंदर 30% रेगुलर इंसुलिन है, 70% एनपीएच इंसुलिन है। अपने मार्केट में ये पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ आता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 30-70 या मिक्स्ड इंसुलिन। अब इसका क्या काम है, अपन ने मॉर्निंग में दिया तो इसमें 2 तरह के इंसुलिन है, जैसा मैंने बताया अभी। रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है, एनपीएच इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। तो जो हमने दिया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, जो हमने इंसुलिन का शॉट दिया, उसमें जो रेगुलर वाला इंसुलिन है जो 30% है, उसका क्या काम होगा, इट विल कंट्रोल शुगर बिफोर लंच। तो जब तक हम खाना खाएंगे, लंच करेंगे, और ब्रेकफास्ट के लेके लंच के बीच का जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है, इसका 3-4 घंटे तक ही अपना इफेक्ट रहेगा बॉडी में। तो जनरली हम मॉर्निंग 8 AM पे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं और 12 बजे के आसपास हम अपना लंच करते हैं। तो जो ये 4 घंटे का ड्यूरेशन है, उस 4 घंटे में जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर है उसको ये रेगुलर इंसुलिन कवर करेगा या मेंटेन करेगा। अब बचा क्या, जो शाम को हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बीच में जो ड्यूरेशन है, लंच से लेके डिनर के बीच का जो टाइम है, उसमें अपना जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है दोस्तों, दैट विल कंट्रोल शुगर बिफोर डिनर। तो ये अपना जो मॉर्निंग में हम मिक्स्ड इंसुलिन लेते हैं, तो इस तरह से ये अपने बॉडी में पूरे दिन भर हमारा जो ब्लड शुगर है उसको ये मेंटेन रखते हैं। उसके बाद और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये इंसुलिन 1/3 लेने के बाद मतलब भी अपना शुगर बढ़ रहा है, तो डोज को थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंगली अपन एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हम, जैसा मैंने बताया, जो हमने टोटल डोज कैलकुलेट करी 36, एक 60 kg का पर्सन है, उसके लिए हमने डोज कैलकुलेट करी। टोटल डोज कितनी आई 36 इंटरनेशनल यूनिट। इसमें से हमने 24 यूनिट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में देनी है और 12 यूनिट इवनिंग में देनी है। इसमें से 24 में से भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कैसे रहेगा, रेगुलर वाला कितना रहेगा 8 और
16, बिल्कुल। ये क्या है? रेगुलर। ये क्या है? एनपीएच। ये हम यहां तक सीख चुके हैं। अब हम आएंगे बेड टाइम डोज, जो मैंने बताया था बिफोर डिनर देंगे या जिसको अपन बेड टाइम डोज देंगे। दोस्तों इसमें भी जो इंसुलिन हम मिक्स्ड इंसुलिन यूज करेंगे उसमें भी, लेकिन हम कौन सा इंसुलिन यूज करेंगे? 50-50। जैसे वहां था 30-70, ये है 50-50। तो पेशेंट को भी कई बार चलता रहता है, तो वो भी अब समझ सकता है कि अगर उसको 50-50 चल रहा है तो वो नाइट वाला इंसुलिन है, और अगर 30-70 वाला चल रहा है तो मॉर्निंग वाला इंसुलिन है। तो उसका क्या काम है? ऐसे ही दोस्तों इसका देखते हैं अभी अपन। इसमें 50-50 का मतलब इसमें भी वही रेगुलर इंसुलिन है और एनपीएच इंसुलिन है, लेकिन इसमें हाफ हाफ है। 50% रेगुलर वाला है, 50% एनपीएच वाला है। रेगुलर वाला क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट एनपीएच वाला क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग है। इसका क्या काम है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंसुलिन ब्लड शुगर को कवर करेगा। एनपीएच का क्या काम है? काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपना इंसुलिन को कवर करेगा। तो दोस्तों इस 12 में से बेड टाइम पे कैसे देंगे? 6 यूनिट 6 यूनिट, 6 यूनिट रेगुलर, 6 यूनिट एनपीएच। तो इस तरह से ये टोटल जो अपना 60 केजी का जो बंदा है उसके जो टोटल डोज हमने कैलकुलेट करी 36 इंटरनेशनल यूनिट आई, जिसमें से 24 इंटरनेशनल यूनिट अपन मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट देंगे, 12 यूनिट अपन रात को बिफोर डिनर या बेड टाइम देंगे। इसमें से जो 24 यूनिट देंगे इसमें से 30% रेगुलर देंगे, 70% एनपीएच देंगे। रात को जो डोज हमारी बची 12 इंटरनेशनल यूनिट, इसमें से 50% मतलब 6 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर देंगे, 6 इंटरनेशनल यूनिट 50% एनपीएच देंगे। कौन सा इंसुलिन क्या काम करेगा, कितना डोज है दोस्तों, अब मुझे लगता है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके हो। जो रेगुलर इंसुलिन है ऑब्वियसली शॉर्ट एक्टिंग है। हमने शाम का डिनर किया तो जो हमारा डिनर के टाइम पे जो ब्लड शुगर बढ़ेगा उसको कौन सा इंसुलिन कवर करेगा? ये रेगुलर वाला। लेकिन जो हमने खाना खा लिया और अगले दिन सुबह तक मतलब पूरे रात भर कौन सा इंसुलिन इसको कवर करेगा? दोस्तों इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन है 8-10 घंटे तक इसको कवर करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड शुगर है उसको कौन सा मैनेज करेगा? ये एनपीएच इंसुलिन है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू रेगुलर इंसुलिन ज्यादा है। तो ये पूरे रात भर अपने बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा, और जब हम सुबह मॉर्निंग अपना फास्टिंग ब्लड शुगर कराएंगे तो वो नॉर्मल आएगा। अगर हमारे किसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी ज्यादा आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जो अपना इंसुलिन का डोज है नाइट वाला उसमें एनपीएच इंसुलिन का थोड़ा सा यूनिट बढ़ा के ले तो वो कवर हो जाएगा। अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे ये मैनेज करता है। आगे देखते हैं। मैंने जैसा अभी बताया कि जो बुक्स के हिसाब से है इन प्रैक्टिस, वो अभी अपन डोज देखेंगे। इन प्रैक्टिस हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कौन सा यूज करते हैं? 30-70। 30-70 का क्या मीनिंग है? 30% रेगुलर और 70% एनपीएच इंसुलिन है। लेकिन इन इवनिंग और बेड टाइम हम कौन सा इंसुलिन यूज करते हैं दोस्तों? जैसा मैंने अभी बताया 50-50, 50% रेगुलर और 50% एनपीएच। एनपीएच का क्या काम है? रात भर ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, या अपने लंच से लेके डिनर के बीच में जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करेगा। रेगुलर वाले का क्या काम है? शॉर्ट एक्टिंग है, जैसे ही अपन ने खाना खाया और उसको जो भी ब्लड शुगर है उसको 3-4 घंटे तक मैनेज करेगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे हो चाहे वो डिनर के टाइम पे हो। लेकिन लंच से लेके डिनर के बीच का जो टाइम है उसमें शुगर को कौन कंट्रोल करेगा? एनपीएच, जो 70% अपन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं। ऐसे ही जो बेड टाइम है उसमें जो डिनर के टाइम पे हम दे रहे हैं एनपीएच इंसुलिन, वो पूरे रात भर हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों अब आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी पहले लेक्चर में शुरू में ही बताया था, इन प्रैक्टिस नेवर स्टार्ट विद 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बिकॉज इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया इन मैनी पेशेंट।
क्योंकि पेशेंट में इतना एजुकेशन नहीं होता है कि उसको खाना खाना ही है। वो सोचता है क्या हो गया, हमारा शुगर तो 400 आ रहा है, तो हमें तो शुगर कंट्रोल से मतलब है, खाना खाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। कई बार वो ऐसे अपना सोच के मेरा तो 500 शुगर आ रहा है तो मैं तो इंसुलिन का डोज थोड़ा बढ़ा के ले लेता हूँ, उससे सही हो जाएगा जल्दी। ऐसा पेशेंट कर सकता है, लेकिन ये इसका बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है दोस्तों इंसुलिन का, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम जनरल प्रैक्टिस में 0.2 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ही स्टार्ट करते हैं, जिससे पेशेंट कभी हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा ही नहीं। और कई बार कोई होशियार पेशेंट है, वो अपना दिमाग लगा ले कि 500 मेरा ब्लड शुगर है और मैं इसको खुद ही कंट्रोल कर लेता हूँ, डॉक्टर साहब ने बताया 0.2 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से, तो मैं 4 ले लेता हूँ जिससे जल्दी कवर हो जाएगा। तो भी दोस्तों वो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो बुक के हिसाब से डोज है वो 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी है। इसलिए हम 0.2 या 0.3 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको कितना डोज लेना है, कौन से डोज का क्या काम है, उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों। फिर से मैंने उस एग्जाम्पल को एक बार विजुअलाइज कराया है आपको। 60 केजी का पेशेंट है, 0.6 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से अपन ने कैलकुलेट किया है, क्योंकि अपन बुक की बात कर रहे हैं तो अपन उसमें ये नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस अलग चीज़ है और बुक की बात अलग चीज़ है। तो 36 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, सॉरी 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी हिसाब से अपन ने कैलकुलेट किया, तो 36 इंटरनेशनल यूनिट टोटल डोज आई उसकी, जिसमें से अपन 24 इंटरनेशनल यूनिट मॉर्निंग डोज लेंगे। इसमें भी दोस्तों हम बात करें तो 1/3 रेगुलर इंसुलिन और 2/3 एनपीएच इंसुलिन, तो 8 इंटरनेशनल यूनिट अपन रेगुलर इंसुलिन देंगे और 16 इंटरनेशनल यूनिट उसको एनपीएच इंसुलिन देंगे। दोस्तों जो 2/3 मॉर्निंग डोज दे दिया, 1/3 बेड टाइम डोज या डिनर के टाइम पे डोज जो देंगे वो होगा, जो कि 12 इंटरनेशनल यूनिट होगा 36 में से, और इसका 50% रेगुलर या हाफ रेगुलर हाफ एनपीएच, तो 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन और 6 यूनिट एनपीएच इंसुलिन दोस्तों अपन पेशेंट को देंगे। दोस्तों अब कई पेशेंट को हम इंसुलिन रेजिमेंट्स देते हैं, पेशेंट भी आप कई पेशेंट हैं जो इंसुलिन रेजिमेंट ले रहे होते हैं, तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा हम ओरिएंटेशन इस वीडियो में करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा इंसुलिन रेजिमेंट क्या है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ही मोस्ट कॉमनली जो एक कहते हैं आइडियल जो रेजिमेंट है, दैट इज बेसल बोलस रेजिमेंट। तो दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, बेसल बोलस रेजिमेंट। इसमें हम इंसुलिन जो देते हैं दो तरह से देते हैं, एक तो बेसल जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर है उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करेगा, तो दैट इज बेसल बोलस, जो इमीडिएटली जैसे हमने एक मान लो इंसुलिन का शॉट दिया, वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे दिया तो ब्रेकफास्ट की शुगर को कंट्रोल कर रहा है, और एक हमने लंच के टाइम पे दिया तो लंच की ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा है, डिनर के टाइम पे दिया तो डिनर की, दैट इज बोलस। बेसल मतलब पूरे टाइम अपने जो इंसुलिन जैसे हमारे बॉडी में इंसुलिन जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है वो हमारे बॉडी में कंप्लीटली बेसल जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन रखता है। ऐसे ही ये बेसल बोलस रेजिमेंट के अंदर जो बेसल वाला पार्ट है ये हमारे बॉडी में जो एक बेसल ब्लड शुगर है उसको मैनेज करता है। अभी हम इसको आगे फर्दर समझेंगे दोस्तों। एक हमने ग्राफ बनाया है, इसमें जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसका जो बेसल लेवल है उसको शो कर रही है। तो अगर हम इसमें वाई एक्सिस पे शुगर लेवल देख रहे हैं और एक्स एक्सिस पे दोस्तों टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसल डोज देंगे। तो बेसल डोज जैसा मैंने बताया, बेसल डोज वो है जो पूरे टाइम 24 आवर्स हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगी। तो इसमें दोस्तों हम कैसा इंसुलिन देंगे, कौन से टाइप का इंसुलिन देना चाहिए जो कि पूरे दिन भर 24 आवर्स के लिए
अपने बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करे। तो दोस्तों लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अगर हम देंगे तो वो बेसल डोज की तरह काम करेगा हमारे बॉडी में, पूरी देर जो हमारा बेसल ब्लड शुगर है उसको ये बॉडी में मेंटेन रखेगा। दूसरा जो हम बोलस डोज दोस्तों देंगे, बोलस डोज में सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करेंगे। ऑब्वियसली ये केवल मान लो हमको ब्रेकफास्ट करा, बिफोर ईच मील देंगे, बोलस डोज बोलेंगे इसको। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग बेसल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बोलस। बोलस हम कितने बार देंगे? बिफोर ईच मील। तो दोस्तों जब भी हम बोलस डोज देंगे तो ये हमारा ब्रेकफास्ट के टाइम का ब्लड शुगर है, हमने ब्रेकफास्ट किया, तुरंत से बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा। लेकिन साथ में ही हम अगर एक बोलस डोज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की दे देंगे तो ये तुरंत वापस थोड़ी देर बाद ही अपना जो बेसल ब्लड शुगर है उस पे आ जाएगा। फिर हमने दोस्तों लंच किया, लंच के टाइम पे फिर से ब्लड शुगर बढ़ना है हमारा, लेकिन हमने साथ में फिर से एक बोलस डोज दे दिया अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का, तो वापस थोड़ी देर बाद ही ये अपने जो बेसल ब्लड शुगर है उस पे आ जाएगा। फिर हमने जब डिनर किया दोस्तों फिर से अपना ब्लड शुगर बढ़ना था, लेकिन अपने साथ में ही फिर से एक बोलस डोज दे दिया। तो ये हम दिन में जब भी खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 टाइम ये इंसुलिन इंजेक्शन बोलस डोज हमको लेना पड़ता है। लेकिन जब भी हम बोलस डोज देंगे दोस्तों तो चेक ग्लूकोज लेवल, सबसे पहले हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट का करना है, उसके बाद ही दोस्तों बोलस डोज देना है, उसके बाद ही टेक इंसुलिन शॉट, और इंसुलिन शॉट लेने के बाद देन ईट, और उसके बाद खाना मस्ट है। ऐसा नहीं कि हमने इंसुलिन शॉट ले लिया और खाना नहीं खाया। तो दोस्तों ये है बेसल बोलस रेजिमेन, ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज है। लेकिन दोस्तों इसका साइड इफेक्ट ये है, पेशेंट को हर मील के पहले अपने को प्रिक करना है, एक तो ब्लड शुगर चेक करने के लिए और फिर इंसुलिन शॉट लेने के लिए। तो एक खाने के टाइम पे 2 बार प्रिक पेशेंट होगा, पहले अपन ब्लड शुगर चेक करेंगे तो पेशेंट को प्रिक करेंगे, उसके बाद फिर से वापस हम पेशेंट को जब इंसुलिन लेगा तो उसमें भी प्रिक करना पड़ता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन ये जब भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होती है, तो दोस्तों अपन ये बेसल बोलस रेजिमेन यूज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों ये आपको याद रखना है, इफ दे शॉर्ट इंसुलिन दे मस्ट ईट, अदरवाइज इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। मैं कई बार इसको बता चुका हूं, जब भी पेशेंट इंसुलिन का शॉट यूज करेगा तो उसको खाना जरूर खाना है, अदरवाइज वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, टोटल डेली इंसुलिन वो बुक वाली 0.6 इंटरनेशनल, बट अपन जनरल प्रैक्टिस में 0.2 to 0.3 देते हैं। और याद रखें तो 0.5, तो आपको 0.6 से कम देना है। तो टोटल डेली इंसुलिन रिक्वायरमेंट 0.3 to 0.5 यूनिट्स पर केजी इसमें बेसल बोलस में हम रखते हैं। इसका सेम वही जो मैंने बताया था, 50% बेसल रखेंगे। बेसल में कौन सा इंसुलिन देंगे? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देंगे। ये वाला इंसुलिन क्या करेगा? पूरे दिन भर 24 घंटे तक हमारे जो बॉडी में बेसल ब्लड शुगर जो लेवल है उसको मेंटेन करेगा। और जो बोलस है 50% जो है उसको हम बोलस के रूप में देंगे। इसको भी हम जो 50% है बोलस के रूप में दे रहे हैं दोस्तों, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1/3 ब्रेकफास्ट के टाइम पे, 1/3 लंच के टाइम पे और 1/3 डिनर के टाइम पे। तो जब भी हम बेसल बोलस रेजिमेन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका टोटल डोज काउंट करेंगे, 0.3 to 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। उसमें से 50% बेसल के रूप में देंगे, जिसमें अपन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देंगे, और जो टोटल डोज है उसका 50% बोलस के रूप में देंगे। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1/3 ब्रेकफास्ट, 1/3 लंच, 1/3 डिनर। कौन सा देंगे? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे। तो ये है दोस्तों बेसल बोलस रेजिमेन। अब दूसरी दोस्तों एक और रेजिमेन है मिक्स्ड इंसुलिन रेजिमेन, जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली अपने यहाँ यूज होती है। मिक्स्ड इंसुलिन रेजिमेन में 30-70 जो अभी मैंने बताया था 37 मिक्स्ड इंसुलिन यूज करते हैं।
ये केवल 2 टाइम देते हैं दोस्तों, गिवन ओनली 2 टाइम्स, बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर मील। बिफोर मील मतलब बिफोर डिनर। इसमें दोस्तों रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं, जो कि कितना होता है, रेगुलर इंसुलिन होता है और कितना होता है, 30% होता है। ये क्या करेगा, इट विल कंट्रोल शुगर पीक विद ईच मील्स। जब भी हम खाना खाएंगे उसी टाइम जो शुगर है उसको दोस्तों ये कंट्रोल करेगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है, कितना होता है, 70%। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है, एनपीएच। ये क्या करेगा, इट विल कंट्रोल बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज। जो बॉडी में बेसल जो लेवल है, जो अभी उसमें लॉन्ग एक्टिंग कर रहा था, यहाँ पे एनपीएच ही अपने बॉडी में बेसल जो ब्लड शुगर है उसको दोस्तों ये कंट्रोल करेगा। अब दोस्तों हमने ये रेजिमेंट सीख लिया, अब हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन रूट जो इंसुलिन अपन देते हैं दोस्तों वो है सबक्यूटेनियस। तो मोस्ट कॉमन रूट सबक्यूटेनियस है। आईवी भी अपन इंसुलिन दे सकते हैं लेकिन उसकी बाद में बात करेंगे। तो मोस्ट कॉमन रूट सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का क्या मतलब है, अपने स्किन के जस्ट नीचे, इंट्रामस्कुलर नहीं है ये, सबक्यूटेनियस अपने स्किन के जस्ट नीचे फैट में देते हैं दोस्तों। मोस्ट कॉमन साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेशेंट इसमें गलती करते हैं। तो जो भी पेशेंट इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, ऑल ओवर एब्डोमेन, पूरे अपने जो एब्डोमेन है, जो पेट है, उसमें कहीं भी लगा सकते हैं, बट अराउंड अम्बलिकस को छोड़ के, अम्बलिकस जो है उसके चारों तरफ नहीं लगाना है। और ज्यादातर मैंने देखा है पेशेंट को, किसी को पूछो कि कहाँ लगाना है इंसुलिन इंजेक्शन, तो वो यही कहते हैं कि पेट पे लगाना है, अपनी नाभि के आसपास। दोस्तों नाभि के आसपास छोड़ के पूरे पेट पे कहीं लगा सकते हैं। नाभि के आसपास क्यों नहीं लगाते, अम्बलाइकस के आसपास क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे जो अपना फैट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अपने जो पेट पे, बाकी एब्डोमेन के पूरे और जो पार्ट पे, वहां जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा होता है। दूसरा, अम्बलाइकस के आसपास नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो पेशेंट को थोड़ा सा ही फैट में अगर लाइपोडिस्ट्रोफी हुई तो बाद में फिर पेन सेंसेशन होना स्टार्ट जल्दी हो सकता है। तो इसलिए अम्बलाइकस के अराउंड नहीं लगाना है। दूसरा, अपना कई बार पेशेंट हाथ पे लगाते हैं। दोस्तों कभी भी हाथ पे इंजेक्शन नहीं लगाना है, और स्पेशली डोर्सल, ये अपना पामर सरफेस है, पाम है तो पामर सरफेस, ये वाला पार्ट डोर्सल सरफेस। तो कुछ पेशेंट यहाँ आर्म वाला रीजन जो है ना, ये अपने ये रिस्ट जॉइंट से लेके और एल्बो जॉइंट के बीच में, इसको अपन बोलते हैं आर्म रीजन, सॉरी फोर आर्म रीजन, आर्म तो ये है, फोर आर्म रीजन। तो इसके डोर्सल एस्पेक्ट पे कभी इंजेक्शन नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो नर्व है, बहुत सारी सुपरफिशियल वेन्स हैं, तो यहाँ पे कभी भी इंजेक्शन आपको इंसुलिन का नहीं लगाना है। और यहाँ फैट बहुत ही मिनिमम होता है, यहाँ तो फिर भी होता है, पीछे डोर्सल एस्पेक्ट में तो मिनिमम से मिनिमम फैट होता है। इन दो जगह को छोड़ के आप इंसुलिन इंजेक्शन चाहे थाई पे लगा सकते हो, थाई पे भी अगर आप लगा रहे हो तो एंटीरियर, क्योंकि आपको पता है एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई और लेटरल पार्ट ऑफ थाई, यहाँ पे आप लगा सकते हो। और मैंने जैसा बताया अपने आर्म में भी लगा सकते हो। ये आर्म रीजन जो शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट के बीच का जो पार्ट है इसको अपन आर्म बोलते हैं, एल्बो जॉइंट टू रिस्ट जॉइंट इसको अपन फोर आर्म बोलते हैं। तो फोर आर्म के डोर्सल एस्पेक्ट में कभी इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लगाना, अम्बलाइकस के अराउंड कभी भी इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लगाना। तो कहीं भी जनरली अपन पेट पे ही लगाते हैं, एब्डोमेन पे ही लगाते हैं, तो वहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार एक ही जगह लगाते हो तो इसका लाइपो डिस्ट्रोफी एट्रोफी हो जाता है। तो दोस्तों साइड बदलते रहना चाहिए। तो पेट पे भी बार बार दूसरी जगह पे बदलना चाहिए, और कुछ दिन अपने को थाइज पे भी लगा सकते हो, एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट पे लगाना है, और आर्म पे भी लेटरल साइड में लगा सकते हो, फोर आर्म पे नहीं लगाना है। दूसरा दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है, सबक्यूटेनियस, लेकिन जो रेगुलर इंसुलिन है दोस्तों, दैट कैन बी गिवन बाय आईवी रूट आल्सो इन केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कई बार पेशेंट को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, उस टाइम हम इंसुलिन आईवी देते हैं दोस्तों, तो उस टाइम हम इसको रेगुलर इंसुलिन यूज करते हैं।
दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है और बहुत डेंजरस और बहुत सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोकैलिमिया में दोस्तों इससे हो सकता है लाइपो एट्रोफी या लाइपो डिस्ट्रोफी, ये भी दोस्तों इस पेशेंट को हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मोस्ट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल एट pH 7.4, ज्यादातर जो इंसुलिन है न्यूट्रल pH पे रहते हैं। सो वी कैन मिक्स एनी टू इंसुलिन, जैसा कि हमने देखा रेगुलर इंसुलिन और NPH इंसुलिन के हमने मिलाया, 50-50% में भी रेगुलर और NPH इंसुलिन को हमने मिलाया, मतलब शॉर्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग को हमने मिलाया। लेकिन जो ग्लार्जीन है ये बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और इसका pH 4 होता है दोस्तों। सो pH इसका 4 है और बाकी सारे इंसुलिन का कितना है 7.4। तो वी शुड नॉट मिक्स एनी अदर इंसुलिन विद ग्लार्जीन बिकॉज बोथ विल बिकम इनइफेक्टिव। अगर pH दोनों का अलग अलग है तो ये जिसके साथ भी इसको मिक्स करेंगे उसको भी इनफेक्टिव कर देगा और खुद भी इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो अपने को ग्लार्जीन जो इंसुलिन है उसको किसी के साथ नहीं मिला सकते, बाकी सारे इंसुलिन को आपस में एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड अपन मिला भी सकते हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादातर जो इंसुलिन की वाइल हैं, इंसुलिन कम इन वाइल ऑफ 12 इंटरनेशनल यूनिट पर ml या 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ये दो फॉर्म में अपने मार्केट में इंसुलिन की वाइल अवेलेबल होती है। जैसे मैंने अभी कहा किसी पेशेंट को 36 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, तो टोटल जो वाइल है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml की आती है। तो हम उस वाइल में से 1 ml से भी कम लेंगे तो ही हमारे 36 इंटरनेशनल यूनिट हो जाएंगे। तो दूसरी जो वाइल है वो थोड़ी बड़ी हाई डोज की आती है, उसमें से 0.5 ml से भी कम 0.4 ml में ही अपने 36 यूनिट हो जाएंगे अगर उस वाइल के अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है वाइल में कि इसके अंदर जो इंसुलिन है उसका 1 ml में कितना इंटरनेशनल, तो दो ही आती हैं अपने मार्केट में, या तो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml या 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, व्हेन पेशेंट नीड 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे ऑफ इंसुलिन ही इज सेड टू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा इंसुलिन देना पड़ रहा है और उसकी अमाउंट जो है मोर देन 2 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से भी ज्यादा अगर आ रही है तो हम मान के चलें इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो हम इंसुलिन दे रहे हैं वो इसमें वर्क ही नहीं कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओबेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में डेवलप होता है जिसकी वजह से अपने को डायबिटीज होती है, हमारे बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन होता है लेकिन फिर भी इतने सारे डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, उसका मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ओबेसिटी है। जैसे जैसे हमारे बॉडी में ओबेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता जाता है और जो हमारे शरीर में इंसुलिन है वो हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं कर पाता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और हम बोलते हैं हमको डायबिटीज हो गई है। तो ये सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो हमेशा अपने को ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। अदर कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट दोस्तों और भी बहुत सारे रेजिस्टेंट के बहुत सारे कॉज है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है पीसीओडी। कल कई सारे बच्चे जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उनमें पीसीओडी होता है, कई लेडीज में फीमेल्स में भी पीसीओडी होता है। प्रेगनेंसी दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, इसके अंदर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। और कोई अगर पेशेंट है CRF क्रोनिक रीनल फेलियर अगर किसी पेशेंट को है तो दोस्तों उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट इंसुलिन थेरेपी। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और इसी तरह के वीडियो आपको और भी
डालता रहता हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।